बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव और उपचुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, नामांकन दाखिल कर लिया गया है उनके उम्मीदवारों के जरिए। अब ऐसे में जहां लिस्ट तैयार है, जहां मैदान में उम्मीदवार है, तो वहीं एक और पार्टी सामने आई है और ये पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। और इस पार्टी के जरिए एक बड़ा ऐलान किया गया है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर अब उनकी पार्टी से भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। ऐसे में पशुपति पारस के इस पार्टी के जरिए जिस चेहरे को उम्मीदवार बनाया गया है वो चेहरा तनवीर आलम है, एक मुस्लिम चेहरा। क्या पशुपति पारस का अचानक से अपनी पार्टी के जरिए एक मुस्लिम चेहरे को उतारना, क्या इस उपचुनाव में उन्हें जीत हासिल करवा पाएगा, या फिर प्रशांत किशोर का अचानक से अपने आप को आगे कर देना एक फैक्टर साबित हो जाएगा। और आरजेडी का कांग्रेस से अलग हटकर, यानी कि जो फैसला था उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि आरजेडी की तरफ से था, और आरजेडी ने रेखा गुप्ता के जरिए अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतार दिया। क्या रेखा गुप्ता कुछ कमाल कर पाएंगी? और इस बीच में जहां तेज प्रताप यादव की पार्टी है जेजेडी, उन्होंने भी वीणा मानवी के जरिए उम्मीदवार उतार दिया। क्या वो कुछ करिश्मा कर पाएंगे? ऐसे में तमाम सवाल है तमाम उम्मीदवारों को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो पशुपति पारस की पार्टी को लेकर, उनके उम्मीदवार को लेकर, और ये कदम क्या उन्हें कामयाबी के रास्ते तक पहुंच जाएगा। ये तमाम सवाल यहाँ पर जुड़ जाते हैं और तमाम सवालों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी जुड़ चुके हैं। सर, बांकीपुर विधानसभा सीट पर जिस तरह से तमाम प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के समर्थन में तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सामने आ जाते हैं, जहां टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा तारीफ करते हुए नजर आते हैं। इस बीच में पशुपति पारस की एंट्री होना, उनकी पार्टी से एक मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार बनाना, क्या लगता है कुछ बदलाव, क्या कुछ फेरबदल हो पाएगा बांकीपुर पर? देखिए, बांकीपुर सीट का जो इतिहास रहा है, अगर हम 30-40 साल की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में रहा है, क्योंकि नितिन नवीन, उनके पिता जो है नवीन किशोर, वो लगातार चुनाव यहाँ से जीतते रहे। तो कुल मिला जुलाकर ये देखा जा सकता है कि बीजेपी की जो ताकत है बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है बांकीपुर सीट के ऊपर। और इसी बात को शुरू करने से पहले मैं आरजेडी की जो विधायक है भाई वीरेंद्र, उनकी बात को यहाँ पर लाना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया कि अगर विपक्षी खेमे यहाँ पर जीत दर्ज करना चाहते हैं और बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उनके पास में सिर्फ एक मूल मंत्र मैं दूंगा, और वो मूल मंत्र ये है कि तमाम विपक्षी दलों को साथ बैठना चाहिए और एक साझा उम्मीदवार यहाँ पर तय कर देना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने कहा, कम से कम वो तो होता हुआ नाज़मीन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सब जितने भी लगभग दल बिहार के अंदर हैं वो ऐसा लगता है कि बांकीपुर सीट के ऊपर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। और आपने जिक्र किया कि यहाँ पर आरएलजेपी की तरफ से पशुपति पारस जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि भाई हमारा प्रत्याशी भी चुनाव में उतरेगा, और ये प्रत्याशी जो है ये मुस्लिम चेहरा है, तनवीर आलम इनका नाम है। और अगर बांकीपुर सीट की बात की जाए तो लगभग 10% के आसपास यहाँ पर मुस्लिम जो है मतदाता दिखाई पड़ते। तो इन्हीं संभावनाओं को तलाशते हुए पशुपति पारस ने एक बड़ा कदम उठाया है तनवीर आलम के रूप में। लेकिन ये जो बात है वो यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि एआईएम की तरफ से भी लगातार घोषणा की जा चुकी है कि उनकी तरफ से भी प्रत्याशी यहाँ पर उतरेगा। तो 10% वोट जो है उसमें भी बिखराव देखने को मिलेगा, एक बात। दूसरी बात कि अगर हम आरजेडी के लिहाज से समझने का प्रयास करें तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है रेखा गुप्ता के रूप में अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट कर दिया है। हालांकि तमाम जो आरजेडी के नेता हैं इस बात को लेकर कतई खुश नहीं है कि रेखा गुप्ता को उतारा जाना चाहिए था। फिर आप देखेंगे यहाँ पर जेजेडी की तरफ से जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है, वीणा जो मानवी हैं, उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई जाती है और उसके बाद उनके नाम का ऐलान कर दिया जाता है। यानी कि सब कुछ जो है वो आनंद फानन में होता हुआ दिखाई पड़ता है। और तीसरा या चौथा कहें कि इसमें जो नाम है, क्योंकि बीजेपी की अगर हम थोड़ी सी बात को साइड रख दें तो जो विपक्षी दल है उन्हीं की बात करें तो जन स्वराज की तरफ से पहली दफा चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है प्रशांत किशोर, क्योंकि उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो जो है बांकीपुर सीट के ऊपर, यानी बीजेपी की जो सबसे मजबूत सीट है, वहीं पर बीजेपी को हराएंगे। और जैसा आपने भी कहा कि जो
तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं विजय थलापति, वो उनके जो है नामांकन के दिन ये लगभग जो है अमूमन सुनने को मिल रहा है कि वो उनकी मौजूदगी वहां पर रहेगी, तो इससे प्रशांत किशोर को लेकर एक तरीके से मजबूत आधार बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा भी कहीं ना कहीं उनके पक्ष में खड़े हुए नजर आते हैं। अब अगर बीजेपी खेमे की बात करें तो बीजेपी से भी अभिषेक के रूप में प्रत्याशी मैदान में है, और अगर मैदान की बात करें तो यहाँ पर नितिन नवीन, जैसा हम बात भी कर रहे थे अभी, कि लगभग उनका उनके पिता का 30 से 40 साल तक दबदबा इस सीट के ऊपर रहा है, 95 से लेकर 2026 तक। तो इस परंपरा को क्या अभिषेक बंटी जो है वो आगे बढ़ा पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जैसा लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो क्या वो वोट काटने का ही काम करेंगे और इसका अच्छा सीधा सर, फायदा जी बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है आप जी। कह रहे हैं बीजेपी को फायदा मिलेगा जी। अभिषेक कुमार जो मैदान में है, जी। क्योंकि नितिन नवीन के करीबी माने जाते हैं और तमाम वो जिम्मेदारियों को संभाल जी। चुके हैं। लेकिन पशुपति पारस की अगर हम चर्चा करें, हर बार चैलेंज देने के लिए सामने आ जाते हैं और वो चैलेंज अपने भतीजे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है। अब ऐसे में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हमने बखूबी देखा लोकसभा चुनाव में तो उनकी मांग थी, बीजेपी ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो अपने पद से त्याग पत्र देते हैं और उसके बाद आप देखिए कि अपनी पार्टी के जरिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं होती। लेकिन क्या लगता है कि इस सीट पर एक प्रत्याशी के जरिए वो जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, अभी इसमें बहुत सारा अगर मगर है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के जो विधायक हैं, उन्होंने जिस तरह से बात को कहा कि देखिए, अगर तमाम जो जितने भी दल हैं अगर वो साथ बैठें और एक साझा उम्मीदवार उतारें तो कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो उनके पक्ष में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो वोट यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे और किसी को कोई फायदा अच्छा, नहीं तो होगा। फिर AIMIM जी। यहाँ प्रत्याशी ना उतार के समर्थन दे दे अगर देखिए, पशुपति पारस की पार्टी को? हाँ, जाहिर बात है, तो वो भी 10% के आसपास ही रहेगा, और जो 10% है उसमें क्या आरजेडी का हक नहीं है, क्या आप उसको भूल सकते हैं? तो एम बाई कॉम्बिनेशन का उन्होंने हमेशा उनको यहाँ पे लाभ मिला है। तो ये तमाम तरीके के तर्क हैं जो निकल कर अपने अपने तरीके सामने आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण और अहम बात यह है कि बांकीपुर सीट, जैसा हम लगातार बात भी करते रहे कि देखिए, बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है, सबसे मजबूत किला है, उसको ढाना किसी के लिए भी उतना आसान नहीं होने वाला है। भले ही अभिषेक जो नए प्रत्याशी हों, लेकिन अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि उनको 25-30 साल का अनुभव राजनीति का है और लगातार नितिन नवीन के साथ में राजनीति उन्होंने की है। और जैसा आपने भी कहा कि बड़े करीबी हैं और खुद नितिन नवीन जो है उनकी जो चुनाव प्रक्रिया है उसको अपने तौर तरीके से हैंडल करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे में बीजेपी को हराना यहाँ पर बाकी दलों के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, एक यहाँ पर काट जरूर दिखाई पड़ती है कि बांकीपुर सीट पर अगर बीते 3 चुनावों की बात करें तो 40% के आसपास तक का मतदान हुआ है, यानी कि जो 60% लोग हैं उन्होंने यहाँ पर मतदान किया ही नहीं है। और यही बात कही जा रही है बारंबार कि अगर प्रशांत किशोर के नाम पर, चूंकि थालापति बीजेपी उनके समर्थन में आ रहा है, अगर वो मतदाताओं को जगा पाए, अगर मतदाता घर से बाहर निकल पाए और ये प्रतिशत अगर 60 से 65 का रहा, तो आप ये मानकर चलिए कि जो परिणाम है उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जब ये प्रत्याशी के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे तो यानी अभी समीकरण बनते हुए और तमाम तरह की अटकलें लगती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन बीजेपी को कमजोर समझना किसी के लिए भी मेरे ख्याल से बहुत अकलमंदी की बात नहीं होगी। भले ही नितिन नवीन अब इस सीट के ऊपर नहीं है, अभिषेक बंटी इस सीट के ऊपर है, लेकिन नितिन नवीन का प्रभाव कतई कम नहीं है। और जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो वो अपने नाम पर जरूर यहाँ पर अभिषेक बंटी का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक और बात कही जा सकती है और ये बात सर ने भी कबूली कि अलग थलग होकर चुनाव में उतरना हो सकता है कि जीत हासिल ना करवा पाए, लेकिन एक उम्मीदवार को समर्थन देना हो सकता है कि कामयाबी हासिल हो जाए। अगर बीजेपी को हराना है तो प्रशांत किशोर के समर्थन में तमाम विपक्ष को आ जाना चाहिए था, ना कि खुद अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारना चाहिए था। अब ऐसे में अगर हम आरजेडी की बात करें और कांग्रेस की बात करें, इस गठबंधन की बात करें, महागठबंधन की, तो प्रशांत किशोर की पार्टी को समर्थन करना चाहिए था, प्रशांत किशोर को समर्थन करना चाहिए था। वहीं पशुपति पारस को भी प्रशांत किशोर को समर्थन करना चाहिए था और वहीं तेज प्रताप यादव को भी करना चाहिए था, तो जीत हासिल होती और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ बांकीपुर विधानसभा सीट कहा जाता था, इसे भेदने में वो कामयाब होते। लेकिन अब देखना होगा कि तमाम पार्टियों के जरिए
ऐलान उम्मीदवारों के कर दिए गए हैं और नामांकन भी कुछ उम्मीदवारों ने कर दिया है। इस बीच में जब चुनाव होगा तो क्या प्रशांत किशोर बाजी मारते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ होगा, क्या वोट कटेंगे जो तमाम और दल यहाँ पर अपने उम्मीदवार के साथ हैं, क्या कुछ लगता है आपको बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।